सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपनी परिवार स्टडी विद आरके में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य जो परीक्षा की संस्थाएं हैं, अन्य प्रदेशों की जो लोक सेवा आयोग जो परीक्षा की संस्थाएं हैं, उनमें जो है कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, कृषि विज्ञान की शाखा पशुपालन विज्ञान से संबंधित जो दूध, दही, आइसक्रीम, मट्ठा, इन सबसे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आज आपके सॉल्व कराऊंगा। और आज संभवतः कोशिश में करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, जितने भी मेरे को पास क्वेश्चन उपलब्ध हैं, वो आज मैं पशुपालन से सब कंप्लीट करा दूं। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें आप। कह रहा प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन, कह रहा कि इनमें से कौन पशु उपजात पशु सह उत्पाद कहलाता है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन पशु सह उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन ए, ईस्ट। बी कह रहा है मिल्क मिन। क्या कह रहा है बी? मिल्क मिन। सी कह रहा है मखनिया दूध। और डी कह रहा है जो है टेरा माइंस। तो निम्नलिखित में से कौन पशु सह उत्पाद कहलाता है? नहीं, उप सह नहीं होगा, यहाँ सह उत्पाद कहलाता है मखनिया दूध। क्या कहलाता है? मखनिया दूध। मखनिया दूध जो है सह उत्पाद कहलाता है। मखनिया दूध जो है सह उपजात एनिमल बाई प्रोडक्ट जो है कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केफिर में लैक्टिक अम्ल का वांछनीय स्तर कितना हो सकता है? कह रहा है कि केफिर में लैक्टिक अम्ल का वांछनीय स्तर कितना हो सकता है। ठीक है, 0.5%। बी कह रहा है 2.5%। सी कह रहा है 3.5% और डी कह रहा है 1%। कितना? 1%। तो केफिर में लैक्टिक अम्ल का वांछनीय स्तर जो हो सकता है वो होता है 1%। कितना होता है? 1% होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है ये जो है एनसी हेलो
मलेशिया। एनसीफेलो एक रोग होता है एनसीफेलो मलेशिया। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कह रहा है कि एनसीफेलोमेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए की बी, ई, सी, ए, डी, सी। तो एनसीफेलोमेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जो है प्रजनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होती है। एंटी बांझपन को जो है ये ख़त्म करती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहना कि गाय को जो है दुग्ध उत्पादन के जो आहार दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लास में आपको बताया है कि भैंस को जो है दुग्ध उत्पादन का 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम राशन दिया जाता है और गाय को जो है 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम राशन, 3 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम राशन दिया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। दूध, अंडा, इन सब पनीर, इन सब से में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन कितना होता है? ये भी लिख लीजिए आप, 12% होता है। पोल्ट्री के अंडे में जो है प्रोटीन जो है 12% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन को अब नहीं लिखाऊंगा आज मैं कोशिश करूंगा आज पशुपालन का ख़त्म हो जाए, ठीक है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? दूध में स्ट्रेप्टोकोकस दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा क्या कह रहा है? थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? कह रहा कि दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए 1%, बी कह रहा है 0.5%, सी कह रहा है 1.5% और डी कह रहा है 2%, ठीक। तो दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस थर्मोफिलस द्वारा जो है 1.5% जो है लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है, ठीक है। जो है कितना किया जाता है? 1.5% जो है लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे अमूमन दिया रहता है 1.3 से 1.4 तक, लेकिन आप जो है इसको 1.5 जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
5 कह रहा है दुग्ध क्रय करने का, दुग्ध क्रय करने का कौन सा ढंग सबसे अच्छा है। कह रहा दुग्ध क्रय करने का कौन सा ढंग सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए कह रहा भार के अनुसार, भार के अनुसार। बी कह रहा है आयतन के अनुसार। बी कह रहा है आयतन के अनुसार। दुग्ध की वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ, क्या कह रहा है, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार। डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, दुग्ध की वसा के मात्रा के अनुसार। तो कह रहा दुग्ध क्रय करने का कौन सा ढंग सबसे अच्छा है। तो दुग्ध क्रय करने का सबसे अच्छा ढंग जो है दुग्ध की वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार, यही आपका सही है। ऑप्शन सी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है। किण्वित दुग्ध पदार्थ, क्या कह रहा है, किण्वित दुग्ध पदार्थ और जीवाणु, इसको जामन कहा जाता है। क्या, स्टार्टर, जामन मतलब स्टार्टर, ठीक है। ऑप्शन ए किण्वित क्रीम हुई, बी किण्वित क्रीम, एसिडो फिलस दूध, क्या कह रहा है, एसिडोफिलस दूध। और सी कह रहा है योगर्ट, क्या कह रहा है, योगर्ट। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बुल्गेरियन दूध, क्या कह रहा है, बुल्गेरियन दूध, क्या कह रहा है, बुल्गेरियन दूध, ठीक है।
लैक्टोबैसिलस क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। नंबर 2, लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टिस क्या है? लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एसिडोफिलस, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या आवलिक नहीं होगा, प्लस होगा। ये प्लस लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, ठीक है। अब आप जो है इसको कह रहा है कि किण्वित दूध, ठीक है, योगर्ट, ये जो है सी का 4 हो गया, ठीक है, सी का 4 होगा। और एसिडोफिलस दूध का होगा ये हो गया, ठीक, एसिडोफिलस। और जो है बुल्गेरियन दूध का क्या हो गया? बुल्गेरियस दूध का ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और किण्वित क्रीम ना होकर के ये दूध होना चाहिए, ये क्रीम ना होकर के दूध होना चाहिए, ठीक है, ये दूध। तो क्या है ये? लैक्टस बैसिलस, ठीक है। तो आपका होगा जो है किण्वित दूध, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, एसिडोफिलस दूध, लैक्टोबैसिलस एडिसोफिलस, और जो है योगर्ट जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस प्लस लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, और जो है बुल्गेरियन दूध का जो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। ये जो है इनको जो है दूध से जो है इनका जो किण्वित होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कौन किसको किस में परिवर्तित कर, दूध को किस में कौन परिवर्तित करता है, कौन सा जीवाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मक्खन में सुगंध के लिए मक्खन में
सुगंध के लिए, मक्खन में सुगंध के लिए कौन पदार्थ उत्तरदायी है? कह रहा है मक्खन में सुगंध के लिए कौन पदार्थ उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल। क्या कह रहा है? साइट्रिक अम्ल। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है डाइएसिटिल। क्या कह रहा है? डाइएसिटिल। सी क्या कह रहा है? कह रहा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। और डी किसको कह रहा है? डी कह रहा है साइट्रेट। क्या कह रहा है? साइट्रेट। तो मक्खन में सुगंध के लिए कौन पदार्थ उत्तरदायी है? तो है कौन सा है? वो डाइएसिटिल है। क्या है? डाइएसिटिल जो है मक्खन में जो सुगंध पदार्थ है के लिए, सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, वो डाइएसिटिल है। जो अच्छी सुगंध के लिए जो है 0.7 से 1.5 होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जो सुगंध सुवास इसकी होती है, डाइएसिटिल जो है इतना होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो है लैक्टिक अम्ल इसको जो है प्रभावित करता है। जो है इसमें क्या आ जाता है? अम्लता का कारण। मक्खन में अम्लता का कारण जो है लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि मक्खन में सुगंध डाइएसिटिल और मक्खन में अम्लता लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रशीतन इकाई में दूध को प्रशीतन इकाई में दूध को प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा, क्या कह रहा है? किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? ठंडा एवं भंडारित किया जाता है। कह रहा है प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? कह रहा है ए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर जो है बी कह रहा है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। सी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। और डी क्या कह रहा है? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा कर एवं भंडारित किया जाता है? तो वो है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। यही जो है एसी का फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है लगभग यही रहता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है इसी कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
कह रहा थायमिन मानव शरीर या पशु में थायमिन की, मानव पशु नहीं पूछा है, मानव शरीर में थायमिन की नहीं विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने में, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड में एक चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, ठीक। ये 1970 से 80, 1981 से 85, 1985 से 96, ठीक है। ये 3 चरण चले थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान लिख लीजिए 6.6 होता है। क्या है? 6.6, दूध का पीएच मान 6.6। आप इसको नोट कर लीजिए, पीछे मैंने इसको बताया है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, न क्वेश्चन को लिखा रहा हूँ। मक्खन, ये मक्खन में जो है वसा कितना प्रतिशत होता है? कह रहा मक्खन में वसा जो है कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 70%, बी 90%, सी 80%, डी 60%। तो वसा में जो मक्खन होता है वो 80% होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, पहले जो घी निकलती है वो मक्खन के रूप में ही रहती है, उसके बाद जो है उसी को जो है आग पे गर्म करके फिर उसमें से घी निकाली जाती है, वही जो बनता है। फिर ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन या डेयरी से संबंधित है, इसको भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक। गाय के, कह रहा है गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। कह रहा गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए तेल से भीगे हाथ द्वारा, क्या कह रहा है? तेल से भीगे हाथ द्वारा, तेल से भीगे हाथ द्वारा। बी कह रहा है दूध के झाग से भीगे हाथ द्वारा, क्या कह रहा है? दूध के झाग से भीगे हाथ द्वारा। सी कह रहा है सूखे हाथ द्वारा, क्या है?
सूखे हाथ द्वारा। डी कह रहा है पानी से भीगे हाथ द्वारा। ठीक है, दुग्ध के दोहन की जो है सर्वोत्तम विधि है। तो ये स्थित बता रहा है, ये हाथ नहीं, जो हाथ की कैसे हाथ द्वारा जो होते हैं ये नहीं, ये वहाँ पर स्थित के अनुसार कि कैसा हो। तो सूखे हाथ द्वारा दूध को दोहने की सर्वोत्तम विधि है। और हाथ द्वारा, चुटकी द्वारा, अंगूठे द्वारा या मुट्ठे द्वारा, तो ये जो है मुट्ठी बांध की जो फिस्टिंग, सर्वोत्तम विधि फिस्टिंग जो है मैंने पीछे लिखाया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये सब रहेंगे तो सूखे हाथ द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारी हैवी क्रीम जिसको कहते हैं, भारी क्रीम में कितना, क्या कह रहा है, भारी क्रीम में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत वसा, जिसको फैट कहते हैं, वसा होता है। कह रहा है भारी क्रीम में कितना प्रतिशत वसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 60 से 80%, बी कह रहा है 40 से 60%, कितना कह रहा है 40 से 60%, और ये कह रहा है सी 30 से 40%, 30 से 40%, और डी कह रहा है 35 से 50%। तो भारी क्रीम में कितना परसेंट क्रीम वसा होता है, तो वो होता है 30 से 40%। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि भारी क्रीम में कितना परसेंट जो है वो होता है, क्या कहते हैं, फैट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा मक्खन में जल की मात्रा कितनी होती है, कितने परसेंट। कह रहा मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 16%। ठीक है, तो हम लिखा दे रहे हैं सीधे आपका मक्खन का संघटन, मक्खन का संगठन ही हम आपको बता दे रहे हैं। तो छोड़िए इसको, बाद में इसको सॉल्व कराएंगे, समय नहीं है आज। हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दें। बाद में संगठन में आपको पढ़ा दूंगा अलग से क्लास में। ठीक है, दूध का अपवर्तनांक कितना होता है, दूध का अपवर्त, क्या कह रहा है, दूध का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या कह रहा है, दूध का अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कह रहा है कि दूध का अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 1.0240 से 1.248, फिर बी कह रहा है कि 1.2380 से 1.3
1.324 जीरो। फिर सी कह रहा है 1.3440 से 1.3440 से 1.3480। ठीक, ठीक है। दूध का अपवर्तनांक जो होता है वो कह रहा है कितना होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 1.3440 से 1.3348 कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि दूध का अपवर्तनांक जो होता है 1.3440 से 1.3480, ठीक है, होता है। और ये अपवर्तनांक हो गया। अब यहीं पे आप लिख लीजिए ये 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूध का घनत्व, दूध का घनत्व क्या कह रहा है, दूध का घनत्व, दूध का घनत्व कितना होता है, 1.028 से 1.032 होता है। कितना होता है दूध का घनत्व, 1.02 से 1.032। ठीक है, ये घनत्व है और ये अपवर्तनांक है, आप दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, घनत्व को मैं पहले लिखा चुका हूँ लेकिन अभी मैंने बता दिया क्योंकि महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। ताजे दूध में अम्लता क्या कह रहा है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। कह रहा है कि ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। ठीक है, तो ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है, ऑप्शन ए 0.00 से 0.16 या इसको कह दीजिए 0। ठीक है, और बी कह रहा है 0.16 से 0.28। ठीक है, और फिर कह रहा है सी 0.11 से 0.16। अगला कह रहा है जो है 1 से, डी कह रहा है 1 से 1.28। क्या कह रहा है, 1 से 1.28। तो ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है, वो होती है ऑप्शन सी 0.11 से 0.16। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अगर 18 भी होता तब भी सही जाता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूध में अम्लता 0.3% से अधिक होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। क्या कह रहा है, दूध में अम्लता 0.3% से अधिक होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब फिर क्या कह रहा है
दूध की अम्लता, सोडियम, क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मापा जाता है। दूध की अम्लता क्या कह रहा है, दूध, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है, तो 0.1 से 0.16 तक, इसीलिए ताज़ा दूध फटता नहीं है। दूध में अम्लता 0.3% से अधिक होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। देख लीजिए, ताज़ा दूध, ये आप समझ लीजिए ताज़ा दूध फटता क्यों नहीं है, इसकी अम्लता 0.3% से कम है। और जैसे 0.3% से अधिक होगी, दूध गर्म करने पर फट जाता है। दूध की अम्लता सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है बहुत ही अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध का हिमांक यानी फ्रीजिंग, दूध का हिमांक बिंदु कितना है, कितना है या कितना होता है, यानी हिमांक माने जमाव बिंदु कि किस टेम्परेचर पर दूध जम जाएगा, रिफ्रेजिंग हो जाएगा। तो वो जो है कह रहा ऑप्शन ए 0.00 डिग्री सेल्सियस, बी कह रहा है जो है 0-0.55 डिग्री सेल्सियस, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 0+0.45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डी कह रहा है 1.32 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी वस्तु का जो जमा होता है वो उसका हिमांक जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे टेम्परेचर मतलब उस पे आए या उससे नीचे आए तभी होता है। तो जो है दूध का जो जमाव बिंदु है वो 0-0.55 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तब जो है दूध का जमा होता है। और जल का हिमांक बिंदु जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता भी है और पिघलता भी है, दोनों ही होता है। यही इसकी खासियत है कि जल जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो है सेल्सियस टेम्परेचर पे जमता भी है और पिघलता भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उबलता है। कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दूध, देखिए क्या कह रहा है, दूध का हिमांक ज्ञात करने के लिए, दूध का हिमांक ज्ञात करने के लिए हार्ट बेट, क्या कहें, हार्ट बेट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, जल का हिमांक ये बता चुका हूँ, और उसके हिमांक ज्ञात करने के लिए हार्टबीट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ताजे जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 क्या कह रहा है? एक गाय को 1 लीटर दूध, क्या कह रहा है? एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? कह रहा कि एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1 लीटर, बी कह रहा है 3 लीटर, सी कह रहा है 5 लीटर और डी कह रहा है 10 लीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी, 3 लीटर पानी की आवश्यकता। गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए लगभग 2.5 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर क्या होता है? कह रहा कि गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर क्या होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए 9%, बी कह रहा है जो है 8%, सी कह रहा है 9.5%, डी कह रहा है 8.5%। कह रहा है 8.5%। तो कितना है? 8.5%। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, सत्रह क्या कह रहा है? कि गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व
कितना होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 1.035, बी कह रहा है 1.020, सी कह रहा है 1, क्या कह रहा है 1, और डी कह रहा है 1.028। ठीक है, तो गाय के शुद्ध दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028। ऑप्शन डी सही है। आप इसको नोट कीजिए। दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है क्या कहते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो कैसे निकाला जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर दूध का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्या कहें, दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर दूध का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाय के अपेक्षित घनत्व भी हमने आपको बता दिया, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व आपको बता देगा, दूध का पीएच मान बता दिया गया था, दूध का अपवर्तनांक भी मैंने आपको बता दिया, और दूध का हिमांक भी बता दिया गया, और दूध का जो है दूध का, ये चीज आप लिख लीजिए, दूध का उबलांक यानी दूध का क्वथनांक क्या है। देखिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन दूध जो है 100.515 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये आप जो है नोट कर लीजिए कि दूध जो है 100.15 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि 10 लीटर दूध देने वाली भैंस को कितने, केवल दूध के लिए, निर्वाहक आहार नहीं उसमें पूछ रहा है, दूध उत्पादन के लिए कितना आहार दाना दिया जाएगा। तो 2.5 लीटर पर 1 किलोग्राम भैंस के लिए, और एक गाय को 3 लीटर दूध पे 3 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम राशन दिया जाता है। तो इस तरीके से 10 लीटर तो भैंस का जो है 4 किलोग्राम होगा। आप उसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अलग पन्ने से। ठीक है, भारतीय गाय की औसत उत्पादकता क्या है। सभी गाय, भारतीय गाय की औसत उत्पादकता क्या है। ऑप्शन ए औसत उत्पादकता पूछा है। ठीक है, मतलब सभी साहिवाल से लेकर के जो जितनी भी देसी उसी गाय या कोई भी है सबका मिला करके, गिर देवनी जितनी भी हैं सबका मिला करके औसत दुग्ध उत्पादन पूछा है। तो वो क्या है, 1527 kg पर ब्यात, बी कह रहा है
बी क्या कह रहा है 817 kg पर व्यास है। सी क्या कह रहा है 987, क्या कह रहा है 987 kg पर व्यास। डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 1217 व्यास। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी डी सही होगा। 1217 kg पर व्यास जो है भारतीय गाय की औसत उत्पादकता यानी दूध उत्पादन की जो है सब गायों को मिला करके है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना है कि दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण, दुग्धशाला में दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कह रहा है दुग्ध गुणवत्ता, क्या कह रहा है दुग्ध गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। सी कह रहा है दूध की शीघ्र बिक्री के लिए अच्छे उत्पादन के, क्या कह रहा है अच्छे उत्पादन के चयन के लिए। ठीक है, तो दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो अच्छे उत्पादन के चयन के लिए। आपका डी ऑप्शन सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मानक के रूप में, क्या कह रहा है मानक के रूप में एक अंडे का वजन, मुर्गी के अंडे की बात यहाँ हो रही है, मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितना होना चाहिए। कह रहा मानक के रूप में एक अंडे का वजन
कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 68 ग्राम, बी कह रहा है 70 ग्राम, सी 48 ग्राम, कितना 48 ग्राम, डी कह रहा है 58 ग्राम। तो एक मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितना होना चाहिए? तो वो 58 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है देखने के लिए तो 20 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जो है ये लगभग 25-30 क्वेश्चन मैंने आपका तैयार करा दिया है। तो आज समय कम पड़ गया, ख़त्म नहीं हो पाया, तो 7-8 क्वेश्चन और हैं। तो कल की क्लास में मैं पशुपालन को आपको ख़त्म करा दूंगा। तो आप जो भी मैंने आज पढ़ाया, क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से, जो जो पॉइंट मैंने लिखाया है नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।